Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 4 of chapter number 15, Biodiversity and its Conservation. Most important point of today's session, the importance of species diversity to the ecosystem. Species diversity का ecosystem को importance क्या है? Does the number of species in a community really matter to the functioning of ecosystem? कि एक्चुअल में कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज के नंबर इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को ऊपर कोई अफेक्शन करते हैं कि नहीं करते. सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर. नाउ वैसे ये आंसर नहीं दे सकते हैं, बट ये आंसर को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है. We know that for many decades, बहुत सालों से इकोलॉजिस्ट believed that the community with more species, ऐसी कम्युनिटी जिसके पास स्पीसीज के नंबर ज़्यादा हो, generally tend to be a more stable than those with the less species. अब जितनी स्पीसीज ज़्यादा होगी, जितना वेरिएशन ज़्यादा होगा, उतना शायद स्टेबिलिटी वहाँ पे मिलने वाला बेनिफिट ज़्यादा होता है. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लो, अब जिसकी जितनी सीटें ज़्यादा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे वर्ड आता है स्टेबिलिटी. सो बायोलॉजिकल कम्युनिटी से रिलेटेड एग्जैक्टली स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सो स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. कि भाई आज एक साल के बाद प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ है, फिर एक साल के बाद प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा. स्टेबल कम्युनिटी कभी भी ऐसा नहीं करती. इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेसिलिएंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस. या तो वो कोई भी फैक्टर्स हो उसके अगेंस्ट में खुद को रेजिस्ट करती है, या तो वो रेसिलिएंट मीन्स रिटर्न क्विकली टू नॉर्मल स्टेज टू दी ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस. अब ये डिस्टर्बेंसेस में भी पॉसिबल है, नेचुरल भी हो सकते या तो मैन मेड भी हो सकते. तो वो डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट में या तो खुद को रेजिस्ट करता है या तो नॉर्मल स्टेज में क्विकली आ जाता है. एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू द इन्वेशन मीन्स अटैक बाय द एलियन स्पीसीज. फॉरेन स्पीसीज के अगेंस्ट में भी खुद को वहां पे एज इट इज एग्जिस्ट कर सकता है. पर कैसी कम्युनिटी अगर हो, वो स्टेबल कम्युनिटी हो तो. नाउ वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट कैरेक्टर्स आर लिंक्ड टू द स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी. भाई हमें नहीं पता है कि भाई स्पीसीज कम्युनिटी ही ऐसा क्यों कर पाती. तो स्पीसीज कम्युनिटी के पास ये कैरेक्टर कहाँ से आता है, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था, डेविड टिलमैन्स. सो ये डेविड टिलमैन्स के लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट जो थे, यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स. तो ये डेविड टिलमैन ने क्या किया था, आउटडोर प्लॉट के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, जो एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए शायद हमें ये क्वेश्चंस के टेंटेटिव आंसर मिल सकते. सो टिलमैन ने क्या फाइंड आउट किया था? टिलमैन फाउंड दैट plot with more species show a less year to year variation in total biomass. अब हम लोग दो प्लॉट की बात कर लेते हैं, A है एंड B. इसके पास 50 नंबर ऑफ स्पीसीज है और इसके पास 500 नंबर ऑफ स्पीसीज है. एक साल, 2 साल, 3 साल, यहां पे भी 1 साल, 2 साल और 3 साल. तो तीनों साल में इसमें टोटल बायोमास में ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखा, पर इसके पास स्पीसीज के नंबर ज़्यादा होने की वजह से ईयर टू ईयर वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखा. ही ऑल्सो शो दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पे भी प्रोडक्शन ज़्यादा ही हुआ होगा, इसमें भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एंड इसमें भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. वेरेज यहाँ पे चलो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा.
तो ऐसा वेरिएशंस कभी भी ज़्यादा स्पीसीज का रिचनेस हो वैसे एरिया के अंदर नहीं होता। चलो इतना एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर भी ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम। एक दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, बट फिर भी हम लोग सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे कि एक्चुअल में स्पीसीज की रिचनेस इकोसिस्टम के वेलबीइंग के लिए कैसे काम करती है। वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली असेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, कि भाई इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए ही खाली रिच बायोडाइवर्सिटी असेंशियल है ऐसा जरूरी नहीं, ये हम लोगों को पता है, बट इम्पेरेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। तो रिच बायोडाइवर्सिटी असेंशियल है इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए, वो तो हमें पता ही है, बट दे आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड, ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज ऑन दिस planet. Now, at a time when we are lose a species at an alarming pace, alarming rate पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीसीज हम लोग आज लॉस करते आ रहे हैं. So one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct, loss? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आज अलार्मिंग पेस, अलार्मिंग रेट पे हम लोग बहुत सारे स्पीसीज को लॉस करते आ रहे हैं. तो ये स्पीसीज जो लॉस हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, एंडेंजर्ड हो रही है, वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए कुछ मैटर करेगी या नहीं करेगी. अब दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? अब आपको पता है एम्फीबियंस की स्पीसीज वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट. अब जितनी भी है उनमें से चलो फ्रॉग की, ट्री फ्रॉग की एक स्पीसीज अगर फॉरएवर, सदा के लिए लॉस हो जाती है, तो वेस्टर्न घाट की इकोसिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, उसके फंक्शंस के अंदर कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये है क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन द अर्थ. अब 20,000 नंबर ऑफ एंट्स की स्पीसीज है, उसकी जगह पे 15,000 हो जाती है, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे अफेक्ट होगी, तो ये हमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा. बट वी हैव टू टेक वन बेस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल के ऊपर से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी लाइफ की क्वालिटी के साथ क्या फर्क पड़ेगा. सो देर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच a native questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. मतलब एक इक्विवेलेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल में कितना फर्क पड़ेगा. सो स्टैनफोर्ड कंट्री का एक इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम है पॉल एरलिच. ये साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया था, जो हाइपोथेसिस का नाम है द रिवेट पोपर हाइपोथेसिस. रिवेट का मतलब है बोल्ट या तो पिन, पोपर का मतलब है रिमूव करने वाला हाइपोथेसिस. अब आपको डायग्राम के अंदर एक एरोप्लेन दिख रहा है. सर इकोसिस्टम वाले चैप्टर में एरोप्लेन का क्या काम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये. एरोप्लेन क्या है? इकोसिस्टम है. और एरोप्लेन के जितने भी पार्ट्स है आर जॉइंड टूगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट. और रिवेट क्या है? स्पीसीज. एरोप्लेन इकोसिस्टम है और रिवेट स्पीसीज है. नाउ अब सोचो, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पुपिंग, रिमूविंग a rivet, a bolt,
टू टेक अ होम। जितने भी पैसेंजर है सब अगर एक एक करके बोल्ट निकाल के घर पे लेके जाएंगे, कोज स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। बोल्ट निकल गए, स्पीसीज चली जाएगी। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली। इनिशियली फ्लाइट को कोई अफेक्शन नहीं होगा, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, तो थोड़ी बहुत स्पीसीज निकलेगी इकोसिस्टम को, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एज मोर एंड मोर रिवेट आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे बोल्ट निकलते जाएंगे वैसे वैसे प्लेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद काम का नहीं रहेगा। सेम टू सेम नंबर ऑफ स्पीसीज अगर रिमूव होती जाएगी तो इकोसिस्टम भी काम नहीं करेगा। फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। कौन से बोल्ट निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर भी इसका डिपेंडेंस होता है। सो नाउ लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स। अगर विंग्स के रिवेट निकाले जाते हैं तो ये तो की बोल्ट होते हैं, की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस। तो प्लेन की विंग्स के अगर बोल्ट निकाल लेते हो, सो इज ऑब्वियसली more serious risk, more serious threat to flight safely than loss of a few rivets on the seats or window inside the plane. तो प्लेन के अंदर विंडो या तो सीट के बोल्ट निकालो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, पर अगर आप विंग्स की ही रिवेट निकाल लेते हो तो शायद प्लेन कभी चल ही ना पाए। सो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम टू द फंक्शनिंग ऑफ, और वी कैन से दैट species richness का importance to the functioning of ecosystem. Next point, loss of biodiversities. While it is doubtful process if any new species are being added through speciation. कि भाई स्पेशिएशन के थ्रू कोई स्पीसीज ऐड हो भी रही है कि नहीं हो भी रही है, ये एक डाउटफुल प्रोसेस है इनटू द अर्थ ट्रेजरी, मतलब उसका मास, उसका नंबर ऑफ स्पीसीज, बट देर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस। लॉस तो कंटिन्यूसली हो ही रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। सो द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग, डिक्रीज हो रहा है रैपिडली, एंड एक्यूजिंग फिंगर, ब्लेम का जो फिंगर है, इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। इस सब के पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हो तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। The colonization of tropical Pacific island by humans. अब ये एक एग्जाम्पल है, भाई ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड के ऊपर ह्यूमन बॉडी का रेसिडेंट कोलोनाइजेशन होने की वजह से इज सेड टू हैव लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। अब ये एक एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने वाला। अकॉर्डिंग टू द IUCN, अब आपको फुल फॉर्म पता है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इन द लास्ट 500 ईयर्स। 500 सालों में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स है, एंड 87 नंबर ऑफ क्या है, प्लांट्स। सो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सम एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड डोडो मॉरिशस, क्यूगा अफ्रीका, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर्स शी काउ रशिया, एंड 3 subspecies of tiger like बली, जवान एंड कास्पियन। तो आपको 3 मैंने डायग्राम्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, डोडो मॉरिशस, क्यूगा अफ्रीका एंड स्टेलस शी काउ रशिया। नाउ लास्ट 20 ईयर्स, लिसन, पिछले 20 सालों में, 20 साल मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है इवोल्यूशन के लिए, alone have witnessed the disappearance of 27 species. पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज लॉस हो चुकी है। सो नाउ केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स शो दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम। कि भाई कोई भी रिकॉर्ड का अगर आप एनालिसिस करो तो वो एनालिसिस क्या डिस्क्राइब कर रहा है, भाई कोई भी टेक्सा का एक्सटिंक्शन होना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है।
So some groups like amphibians appear to be a more vulnerable, means they are exposed or sensitive to extinction, means आने वाले फ्यूचर में शायद वो अर्थ की सरफेस के ऊपर ना हो. So adding to the grim scenario, grim very serious scenario extinction का आज थ्रू आउट द वर्ल्ड की सरफेस के ऊपर चल रहा है. सो एडिंग टू द ग्रीम सिनारियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. रिस्क है 15,500 नंबर ऑफ स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने का. तो इनमें से परसेंटेज वाइज अलग अलग स्पीसीज की बात की है, जैसे 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मैमल्स स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड. दे आर फेस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि शायद आने वाले सालों में ये स्पीसीज अर्थ की सरफेस के ऊपर ना भी हो. नाउ फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू द फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर से अर्थ की हिस्ट्री की स्टडी के ऊपर से फाइंड आउट किया जाता है कि वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक the one we are currently witnessing have also happened earlier. जो आज चल रहा है स्पीसीज का लॉस होने वाला टाइम, वो पास्ट में भी बहुत बार हो चुका है. इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन, ह्यूमन बॉडी का अर्थ के ऊपर जनरेशन हुआ उससे पहले बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज का लॉस हो चुका है. ड्यूरिंग the long period, means we can say that greater than 3 billion years से पहले, since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. 3 बिलियन सालों पहले कि अर्थ की सरफेस के ऊपर ओरिजिन और डाइवर्सिफिकेशन लाइफ का नहीं हुआ था, उससे पहले भी 5 ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं जिसके अंदर स्पीसीज का मास एक्सटिंक्शन हुआ है. एक साथ में बहुत सारे स्पीसीज लॉस हो चुकी है. हाउ इज दिस सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, क्योंकि आज जो चल रहा है वो एक्सटिंक्शन का कौन सा फेज चल रहा है, नंबर 6. सो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स. तो पहले के जो 1 से 5 एक्सटिंक्शन थे और 6 नंबर का जो एक्सटिंक्शन चल रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सो डिफरेंस इज इन द रेट. रेट में डिफरेंस है. 1 से 5 जो थे वो बहुत ही स्लो रेट वाले थे और ये बहुत ही फास्ट रेट से स्पीसीज के नंबर को लॉस कर रहा है. सो द डिफरेंस इज इन द रेट्स. द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times and our activities are responsible for the faster rate. सोचो आप लोग, पहले के टाइम पे जो एक्सटिंक्शन हुए थे उनसे आज के एक्सटिंक्शन की स्पीड शायद 100 से 1000 टाइम ज़्यादा फास्ट है. और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ ही शायद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर की जाती है. सो नंबर ऑफ इकोलॉजिस्ट आर वॉर्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू चला, देन नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ, 50% से भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर. आने वाले 100 सालों में 50% नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ की सरफेस के ऊपर से लॉस हो जाएगी अगर यही ट्रेंड कंटिन्यूसली चालू रहा तो. सो इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन, दे आर लीड टू, कौन कौन सी इफेक्ट होगी. नंबर 1,
डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, ऑब्वियसली प्लांट के प्रोडक्शन के अंदर कमी आएगी। नंबर 2, लोवर्ड रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू सर्वाइव। सो सर्वाइव करने की एबिलिटी कम हो जाएगी टू द एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन, मतलब है डेलीटेरियस चेंजेस। अब एनवायरमेंटल के अंदर डेलीटेरियस कोई चेंजेस आ जाता है तो प्लांट के पास जो सर्वाइव होने की कैपेसिटी थी, रेजिस्ट करने की कैपेसिटी थी, वो शायद कम हो जाएगी, सच एज अ ड्रॉट। तो ड्रॉट मतलब वाटर की डेफिशिएंसी वाले कंडीशन में शायद प्लांट अपने आप को सर्वाइव न भी कर पाए। एंड रीजन नंबर 3, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस। बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होंगे इकोसिस्टम की प्रोसेस के अंदर, जैसे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, प्लांट का वाटर यूज करने का तरीका बदल जाएगा। एंड पेस्ट मतलब ऐसा कोई भी फैक्टर विच क्रिएट अ लॉट्स ऑफ इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड डिजीज की जो भी साइकिल्स है, ये सब के अंदर बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट होगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज रिचनेस का इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए क्या रोल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।